ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फर्दर करना शुरू करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने किया था, इट्स द वेलोसिटी विद व्हिच द चार्जेस मूव अक्रॉस अ गिवन कंडक्टर। कि नॉर्मली एवरेज स्पीड कम्स आउट टू बी जीरो, बट एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो। सो जिस वेलोसिटी से चार्जेस एक्चुअली डिस्प्लेस करेंगे कंडक्टर में, दैट वाज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसका रिलैक्सेशन टाइम के साथ रिलेशन निकालना है। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं या अलग अलग? सबकी डिफरेंट वेलोसिटी होगी, रैंडम वेलोसिटीज होती है, किसी की u1 u2 u3। तो हम लिया कि सबकी रैंडम वेलोसिटी है और एवरेज उनकी क्या आ रही है? अगर एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी जीरो। बट जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से अ फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से थर्मल वेलोसिटी u1 है, तो फोर्स एक्ट करने के कारण उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू u प्लस at। एक्सेलरेशन सब इलेक्ट्रॉन्स की सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम। एक्सेलरेशन सबकी सेम होगी, कितनी? QE by m। QE by m, यू कैन से माइनस EE by m, कि अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ही ले लूं तो माइनस EE by m। माइनस सिर्फ ये सिग्निफाई करेगा एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट है, माइनस EE by m। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करना शुरू हुए। अगर मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लिया, मान लो जैसे मैंने लिया से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u1। फाइनल वेलोसिटी विल बी बिफोर इट कोलाइड्स विद सम अदर इलेक्ट्रॉन और लेटिसाइंस, यही होगी। इसमें τ1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, की वो इतने टाइम के बाद किसी और से कोलाइड किया। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को सिमिलरली मैंने लिखा तो दैट वुड बी, उसके लिए ए तो सेम होगा पर रिलैक्सेशन टाइम उसका डिफरेंट होगा। सर ये दोबारा बताना एक बार। हम ले रहे हैं कि एक्सेलरेशन सबकी सेम है, तो अगर मैंने लिया कि उसकी वेलोसिटी u1 थी, तो एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन तक जाते जाते उसने फाइनल वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर ली? ओके सर, दैट ठीक विल है बी v इज इक्वल टू u प्लस at। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं फाइनल एवरेज वेलोसिटी पूछूं तो कितनी हो जाएगी? दैट वुड बी v1 प्लस v2 प्लस vn डिवाइडेड बाय n। यही फाइनल एवरेज वेलोसिटी होगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए कॉमन अच्छा, ये टर्म क्या हो जाएगी? रिलैक्सेशन टाइम। Because relaxation time, the average time between two successive collisions. So जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी सक्सेसिव कोलिजन्स का एवरेज टाइम, और इसकी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 2RT by m। जीरो। जीरो। वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, यस सर, जीरो। तो इसकी वैल्यू जीरो। तो मेरे पास बेसिकली ये बच गया कि a इंटू टाउ, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं E by m इंटू टाउ। और ये जो फाइनल एवरेज वेलोसिटी होती है, इसको ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो मैं vd को कह सकता हूं vd इज इक्वल्स टू माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। vd का और कौन सा फॉर्मूला अगर ड्राइव किया था? vd इज I by NEN। I बाय एन ही है। मैग्नीट्यूड लिखूं तो इसका यही है, दिस इज I अपॉन एन ही है। I इज v बाय आर। v और e में कोई रिलेशन होगा अगर कंडक्टर ऑफ लेंथ l है तो? dV by dl is equal to minus dV by dl is equal to E। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल है?
EL. मैं V को क्या लिख सकता हूँ? V कैन बी रिटन एज EL. कांस्टेंट फील्ड है तो EL. E cancel. L upon R है. ये टर्म कौन सी है? L upon R है. रो R का फॉर्मूला 10th में क्या पढ़ा था? Rho L upon A, तो L upon R is the resistivity. resistivity. 1 by resistivity. So it's also called conductivity. यहां मैं रो को ऐसे लिख सकता हूं. ये जो फॉर्मूला है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ये डेरिवेशन तो खैर बोर्ड के लिए है, पर इसको अगर हम ध्यान से देखें, इट एक्सप्लेन्स नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर. अगर मैं कंडक्टर्स की बात करता हूं, कंडक्टर्स में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो collisions will be more frequent or less frequent? More frequent. अगर collisions जल्दी जल्दी हो रही हैं तो relaxation time कम कम हो होगा. जाएगा. कम हो जाएगा. और मेरे पास ये फॉर्मूला है that rho is inversely proportional to tau. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहा, नंबर डेंसिटी कंडक्टर्स में चेंज नहीं होती जनरली, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ये भी चेंज नहीं हो रहा. तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, as collision becomes more frequent, relaxation time decreases, and if relaxation time decreases, it will increase the resistivity and resistance of the conductor. Clear ये concept? Yes. कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो collisions जल्दी होंगी तो टाइम बिटवीन टू collisions कम हो जाएगा, टाइम बिटवीन टू collisions कम हो जाएगा, या ज्यादा collisions होंगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी. वो मैथमेटिकली हो गया. पर अगर मैं सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर्स की बात करूं, दोनों में एट लो टेम्परेचर नंबर डेंसिटी इज नेग्लिजिबली स्मॉल. मतलब उसमें फ्री चार्जेस ऑलमोस्ट जीरो हैं. अगर नंबर डेंसिटी स्मॉल है n, बिकॉज n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, तो n इज वेरी स्मॉल, तो रो विल बी लार्ज. तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो सिलिकॉन में क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे. अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किया तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर बना, तो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस बढ़े या कम हुए? बढ़ गए. बढ़ जाएंगे. अगर नंबर डेंसिटी बढ़ेगी तो रो कम होगा. कम होगा. इसमें ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, टाउ वाला. ये क्यों? इसमें कोलिजन्स नहीं बढ़ेंगी सर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, इसलिए शुरू में बिकॉज नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती बढ़ेगी. है, तो कोलिजन्स इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर रखते नहीं. क्योंकि जैसे बहुत बड़ी सड़क है उस पर बहुत थोड़ा बहुत ट्रैफिक है तो कोलिजन्स होने के चांसेस कम होते हैं. तो वैसे उसमें कोलिजन्स का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है. बट दोनों इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, फर्क सिर्फ इतना सा है कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो 300-350 केल्विन पे उनके बॉन्ड्स ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं, नंबर डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी. इंसुलेटर भी सेम बिहेवियर ही शो करते हैं, सिर्फ जिस टेम्परेचर पे शो करेंगे वो ज्यादा होता है. वो रफली 2000-1800 केल्विन के आसपास वो कंडक्ट करना शुरू करते हैं. बट अदरवाइज कंसेप्ट उनमें भी सेम है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दोगे, जब कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, नंबर डेंसिटी बढ़ेगी, नंबर डेंसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी. सो दिस फॉर्मूला बेसिकली एक्सप्लेन्स हाउ द रेजिस्टिविटी वेरीज विद टेम्परेचर. सेमीकंडक्टर्स के लिए एनर्जी कितनी चाहिए होती है कंडक्शन शुरू करने के लिए? आपने पढ़ा था कहीं वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड केमिस्ट्री में? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पढ़ा है केमिस्ट्री में या नहीं पढ़ा? बिकॉज लास्ट ईयर रिड्यूस्ड सिलेबस था तो मेरे को पता नहीं आपने क्या क्या पढ़ा है. पढ़ा है. वैलेंस बैंड क्या होता है फिर? आपको बैंड थ्योरी अगर पढ़ाई उन्होंने, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पढ़ाए, तो उसको पढ़ाने का रीजन क्या था? क्यों पढ़ाया? क्या पता चलता है उससे?
सर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, क्या? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स कैसे वर्क करते हैं? मेरे को पहले यही बता दो, वैलेंस बैंड होता क्या है और कंडक्शन बैंड क्या होता है, और इससे ये कैसे पता चलता है कौन सा सेमीकंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा कंडक्टर है? के अंदर डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस बैंड और कोवेलेंट बैंड ज्यादा कम होता है, कंडक्शन बैंड कम होता तो है, जिसे इलेक्ट्रिक कर पाते हैं। नहीं, ये तो हो गया कि आप मेरे को बता रहे हो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, मैं कह रहा हूँ बैंड थ्योरी से कैसे पता चला? फॉरबिडन गैप से क्या होगा? फॉरबिडन गैप से क्या पता चलता है? और ये कंडक्टिविटी कैसे एक्सप्लेन कर देती है बैंड थ्योरी? वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, सिर्फ इतना सा बता दो मेरे को बस। मेरे को इससे आइडिया लग जाएगा आपकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। तो मेरे को सिंपल बता हमें दो, तो वैलेंस करवाया बैंड नहीं किसको है, बोलते हैं और कंडक्शन बैंड? हाँ जी, हमें तो नहीं करवाया ये वैलेंस बैंड। कितने लोगों ने नहीं किया ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड? सर नहीं किया, अब नहीं भी किया नहीं किया सर। अरे ऐसे कैसे यार, आधे लोगों ने किया आधों ने नहीं किया। एनीवेज, आपने सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे? सभी रहते हैं अपन में। वैलेंस बैंड होता है ग्रुप ऑफ फिल्ड एनर्जी लेवल्स, कंडक्शन बैंड होता है ग्रुप ऑफ अनफिल्ड एनर्जी लेवल्स। बेसिकली इसका कंसेप्ट ये होता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में केमिस्ट्री बता देता हूँ ये क्यों पढ़ते हैं हम। कि नीचे फील्ड लेवल होते हैं, ये एम्प्टी लेवल्स होते हैं, इनके बीच में जो गैप होता है इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स में ये जो ऑर्डर होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसुलेटर्स में दिस फॉरबिडन गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर इंसुलेटर्स में। मतलब ये फील्ड लेवल्स और अनफील्ड लेवल्स में जो गैप है। बैंड थ्योरी केमिस्ट्री में इसलिए पढ़ाई जाती है बिकॉज कोई भी सब्सटेंस कंडक्ट तब करता है जब वैलेंस बैंड के अंदर वैकेंसीज हो, होल्स हो, या कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हो। कंडक्शन बैंड मैंने बोला ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स विच इज एम्प्टी, और वैलेंस जो फील्ड। सब्सटेंस कंडक्ट तब करेगा अगर जो फील्ड लेवल है उसमें वैकेंसी आ जाए और जो खाली लेवल्स है, एम्प्टी लेवल्स है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो बेसिकली क्या करते हैं हम, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाए। तो अगर वैलेंस बैंड का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन में चला जाएगा, वैलेंस में वैकेंसी आ जाएगी और कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर के लिए जो गैप है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन में चला जाता है। बट इंसुलेटर्स के लिए वो 6 टाइम्स ज्यादा एनर्जी चाहिए। पर है उसमें भी यही प्रोसेस कि वैलेंस का इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन में जाएगा। सो ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, वैसे दिस इज नॉट फिजिक्स। तो बेसिकली दोनों में यही होता है, जितनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस से जंप करके कंडक्शन में जाएंगे, उतनी ज्यादा नंबर डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी, और नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। देखो ये सारा समझ में आ रहा है? पहले इसको नहीं, पहले सिर्फ ऊपर वाला देखो। ये वाला समझ में आया जो किया था, फिर इसको लिखते हैं, यस सर। ठीक है? सो यू कैन राइट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड रिलैक्सेशन टाइम। Relation between drift speed and relaxation time. Drift velocity लिख लो, drift velocity and relaxation time. So you can write the average velocity. The average velocity of electrons in a conductor. The average velocity of electrons in a conductor when potential difference is applied across it. When potential difference is applied across it is called drift velocity. Initially, when no potential difference is applied. Initially, when no potential difference is applied, electrons possess random velocities. So initially when No potential difference is applied. Electrons possess random velocities due to
Electrons possess random velocities due to thermal energy. Let U1, U2 up to UN. वेक्टर साइन डालना सबके ऊपर U1, U2 up to UN. Let U1, U2 up to UN be thermal velocities of n electrons. Thermal velocity of n electrons present in a conductor. When thermal velocity of n electrons present in a conductor, when potential difference is applied. When potential difference is applied. And a constant electric field is set up. And constant electric field is set up in the conductor. And acceleration of electrons is negative sign signifies that direction of A is opposite to E. और पिछले यूनिट से पढ़ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी. Then final velocity is similarly drift velocity को लिखा था average velocity when electric field is applied. This comes out to be as average thermal velocity is 0.
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर वैसे हमने इंडिविजुअल थर्मल वेलोसिटी को भी पहले जीरो ही नहीं माना था कि स्पीड होती है लेकिन वेलोसिटी नहीं होती। कैसे? u1 u2 अप टू un सबको ही जीरो नहीं माना था कि स्पीड होती है लेकिन नहीं 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 नहीं, U1 U2 मैंने एवरेज नहीं ली। U1 U2 मैंने लिया कि n इलेक्ट्रॉन्स है, एक की वेलोसिटी U1, एक की U2, एक की U3 और उनकी एवरेज 0 है। ओके सर। सर वैसे इंडिविजुअली भी जीरो ही नहीं होंगे क्योंकि अपनी जगह पे इंडिविजुअली मैं एवरेज नहीं लिख रहा ना, मैं एवरेज U1 को एवरेज वेलोसिटी नहीं कह रहा। U1 इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ओके सर ठीक है सर वो समझ जीरो नहीं आया। होगी ना, U तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। यस So you have to remember this relation. कर लिया, नोट करें। नेक्स्ट हो गया सबका नोट? Then you have relation between resistivity and relaxation time. Relation between resistivity and relaxation time. So you can write, consider a conductor of length L and cross-sectional area A. Consider a conductor of length L and cross-sectional area A across which potential difference V is applied. Across which potential difference V is applied. This will generate electric field E inside the conductor. This will generate electric field E inside the conductor, and the magnitude of drift velocity of electrons is. सर दिस विल रिपीट जनरेट कर This will generate electric field inside the conductor, and the magnitude of drift velocity is. Also, we know that if number density of free electrons is n, then Vd is also given by equating 1 and 2.
So get rho is equal to m upon n e square tau. Rho is equal to m upon n e square tau. Same talk वाला symbol use होता है relaxation time के लिए भी. यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसके implications लिखते हैं. नोट में लिखो इसके नीचे. नोट में लिखो फर्स्ट पॉइंट. फॉर कंडक्टर्स m, n and e are constants with temperature. M, n and e are constants with temperature. Therefore, on increasing the temperature, the collision of electrons with lattice ions and other electrons increases. Collision of electrons with lattice ions and other electrons increases. Thus, average time between two successive collisions or the relaxation time. Average time between two successive collisions or the relaxation time decreases. As rho is inversely proportional to tau. If tau decreases with temperature, if tau decreases with increase in temperature, the resistivity will increase. सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर. As कहाँ तक लिखा था आपने? सर टाउ डिक्रीजेस, सर वो वाला एक बार दोबारा बोलो. As tau decreases with increase in temperature, resistivity will increase. As tau decreases with increase in temperature, resistivity will increase. Next, second point, for semiconductors and insulators. At low temperatures, the number of free current carriers or charges are negligibly small. Number of current carriers or charges are negligibly small. But if we increase the temperature, the रिपीट covalent, करना लास्ट लाइन. the number of free current carriers or charges are negligibly small. But if we increase the temperature, the covalent bonds in the structure break.
The covalent bonds in the structure break. There's number density of free charges. There's number density of free charges increases. Bracket में लिख लो, but it will be still small as compared to conductors. But it will still be small as compared to conductors. And the effect of collisions is not large. And the effect of collisions is not large. Bracket close. Therefore, with increase in temperature, number density increases and specific resistance or the resistivity will decrease. Next, right, mobility. Mobility. Hence, with increase in temperature, Number density increases and resistivity will decrease. Next is mobility. Next term है, next article लिख लो. Definition है. Mobility हम बोलते हैं, it's the ratio of drift velocity to the current, to the electric field intensity applied. तो किसके इक्वल होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड. बिल्कुल ऊपर देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? ई टॉ बाय एम. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? ई टॉ बाय एम. ई टॉ बाय एम. तो बेसिकली ये सिग्निफाई कर रहा है कि मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन मास आल्सो. और ये यूज होगा जब हम सेमीकंडक्टर्स को पढ़ेंगे, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स में दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. होल्स का मास इलेक्ट्रॉन से इफेक्टिवली 7 टाइम्स ज्यादा होता है, तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी. कम होगी इफेक्टिवली 7 टाइम्स ज्यादा होने का मतलब फोर्स बाय एक्सेलरेशन से जो मास निकाला है. फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन जो मास निकाला है वो 7 टाइम्स ज्यादा है. बिकॉज मैंने बताया था कि होल्स खुद से मूव नहीं करते. मूवमेंट कैसे होती है कि कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके होल को फिल करता है तो होल अपनी पोजीशन बदलता है. तो वो जो इफेक्टिव मास आता है होल्स का वो ज्यादा होता है, तो इसलिए होल्स की मोबिलिटी कम होती है. जब आप आगे जाके केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, केमिस्ट्री में अगर आपने बैंड थ्योरी नहीं पढ़ी जिन्होंने, उन्होंने शायद पी टाइप एन टाइप भी नहीं पढ़ा होगा. फिर क्या पढ़ लिया? नो सर. नहीं पढ़ा सर. जिन्होंने पढ़ा उन्होंने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? सॉलिड्स. Yes, हाँ जी sir. सर. Yes, sir. तो हमें अभी वो करवाया ना पहले सॉल्यूशंस और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके. सो बेसिकली पी टाइप में होल्स चार्जेस होते हैं जिनके कारण करंट फ्लो करती है. एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स. तो हम पी टाइप को प्रेफर नहीं करते बिकॉज होल्स की मोबिलिटी कम होती है. सो यू कैन राइट, वैसे सिर्फ डेफिनेशन ही पूछते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी कभी नहीं आया. सो यू कैन राइट मोबिलिटी. मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स. मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स when current flows through a conductor is the ratio of magnitude of drift velocity to the electric field applied across the conductor. Magnitude of drift velocity to the electric field applied across conductor. So mobility of electrons अगर आपने लिखनी है
Vd is EE by M into tau. In general लिखेंगे तो any charge Q tau by M. This implies that. सर एक मिनट सर yes sir done. This implies that mobility is inversely proportional to the mass for a given charge. ये conceptual आता है अब जिसका आंसर लिखा रहा हूं मैं. As effective mass of holes is more than गिवन चार्ज के बाद क्या बोल रहे था? is inversely proportional to mass, therefore as effective mass of holes is more than effective mass of holes is more than effective mass of electrons effective mass of holes is more than effective mass of electrons, therefore mobility of holes is more. Therefore mobility of holes is more. सर वहाँ पे लेस नहीं आना चाहिए. क्या Yes, sir. effective mass क्या मोबिलिटी बताना गलत तो नहीं लिखा, बताना क्या स्टेटमेंट लिखाई है. So therefore, mobility of holes is more. नहीं, mobility of electrons is more. Mobility of electrons is more than mobility of holes. Inverse relation है because mobility of electrons is more than mobility of holes. Next to write. Color coding of resistors. Color coding of resistors. So you can write the commercial resistors used in circuits. Commercial resistors used in circuits are the carbon resistors in which carbon cylinder is encased in a plastic jacket. सर कार्बन सिलेंडर के बाद क्या बोल रहे ना? Is encased in a plastic jacket. The value of resistance of these resistors
the value of resistance of these resistors and the percentage accuracy are represented by So percentage. accuracy. सर आपने ऊपर बोला था ना कि सिलेंडर इज एनगेज बिटवीन प्लास्टिक सिलेंडर Encased in a plastic jacket. यार प्लास्टिक के जैकेट मतलब कार्बन सिलेंडर, उसके ऊपर प्लास्टिक की जैकेट चढ़ा दी, बस ये लिखा है. The resistance and the percentage accuracy are indicated by color codes. कलर कोड्स क्या होते हैं कि मार्केट से अगर आप रजिस्टर लेके आओगे तो वो आपको ऐसे मिलेगी. और इसके ऊपर 4 रिंग्स बने होंगे अलग अलग कलर्स के. मान लो ये एक ब्लू रिंग बना हुआ है इसके ऊपर, और एक रिंग इधर अलग से. ठीक है, ऐसे 4 रिंग्स बने हुए हैं इसके ऊपर. पहला ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड और फिर एक अलग चौथा रिंग. तो ये बेसिकली वे होता है कलर कोडिंग करने का. आपको इसके लिए एक टेबल याद रखना पड़ेगा. इसके करस्पॉन्डिंग 0 1 2 3 4 5. ठीक है, इसको याद रखने का वे होता है सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट देखना, कैपिटल में जो मैं लिख रहा हूं. बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ. मतलब बीबी रॉय BBROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ. और ये नंबर 0 से 9 तक. ठीक है, ये होते हैं पहले 3 कलर्स के लिए, बिकॉज इसमें मैंने गोल्डन नहीं बनाया. फिर 3 और याद रखने हैं, दैट इज गोल्ड, सिल्वर, नो कलर. नो कलर का मतलब है 3 रिंग्स है, 4th रिंग है ही नहीं. ये होता है एक्यूरेसी के लिए. परसेंटेज एक्यूरेसी 4th रिंग से पता चलती है. अब किसी भी चीज की रेजिस्टेंस निकालनी है, टेबल का तो रट्टा मारना, उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है. टेबल आप रटोगे कि ये पूरा टेबल आपने याद रखना है. अब जैसे उन्होंने कहा पहला रिंग जो है वो ब्लू कलर का है, इस साइड से देखोगे, गोल्डन साइड से नहीं, इस साइड से. पहला रिंग जो है वो
That is blue. Blue के corresponding number कितना है? 6. तो इसको लिख देंगे 6. Green के corresponding number 5. Yes. Red के corresponding 2. third ring represents the power of 10. पहले दो absolute number, third ring represents the power of 10 मतलब into 10 raised to power 2. Fourth ring is gold. तो ये इसकी accuracy होगी. This is the resistance 65 into 10 raised to power 2 plus minus 5% in ohm. तो इस वे में मार्केट में कमर्शियल रेजिस्टर मिलते हैं. घर में अगर कोई डिवाइस है आपके पास जिसका आप सर्किट देख सकते हो, आप किसी भी रेजिस्टेंस को देखोगे तो 4 रिंग्स अगर उसके ऊपर बनी है तो दैट मींस दैट सर्किट एलिमेंट इज द रेजिस्टर. और मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस वे में. समझ में आया? पहले दो नंबर एब्सोल्यूट. जैसे मैं अगर आपको एक और कॉम्बिनेशन दे दूं कोई भी, से वी ड्रॉ लाइक दिस कि हमारे पास ऐसे है, सो इसकी रेजिस्टेंस फर्स्ट इज रेड. रेड के करस्पॉन्डिंग 2. ग्रीन इज 5. 5. into 10 raised to power 5. प्लस माइनस 5. अगर ये ना होती, मतलब अगर मैं 3 ही रिंग बनाऊं ना, अगर ये मैं 4th रिंग बनाता ही नहीं, तो इसका मतलब है कि दिस विल बी प्लस माइनस 20%. अगर मैंने 3 ही रिंग बनाए, नो कलर का मतलब 3 रिंग्स हैं, तो फिर ये प्लस माइनस 20. समझ में आया कलर कोडिंग का कंसेप्ट? Yes, sir. क्लियर है सबको? ये सर स्कूल ये में जो बहुत रेयर आता है क्वेश्चन. ये नीट के एग्जाम में बहुत आते हैं कलर कोडिंग के क्वेश्चन. और दूसरा ये आपके यूज होंगे जब आपका वाइवा होगा ना, तो एक्सटर्नल एग्जामिनर पॉकेट में रजिस्टर लेके आते हैं, तो आपको कोई भी रजिस्टर दे देते हैं वाइवा में और बोलते हैं इसकी वैल्यू निकालो, तो आप आराम से टेबल ड्रॉ करो और उसको वैल्यू बता दो. तो ये वहां यूज होंगे. या नीट के एग्जाम में, जेईई मेंस में भी नहीं आएगा, बोर्ड में भी नहीं आता इस तरह का क्वेश्चन. बट देखो समझ में आया तो फिर मैं लिखा दूं, या ड्रॉ कर लो, फिर मैं नीचे लिखा देता हूँ तीनों का मतलब क्या है, तीनों रिंग्स का. सर रजिस्टर पे स्लिप में लिखते नहीं है, सिर्फ एक कलर कोडिंग देते हैं. हाँ, कलर कोडिंग की होती है, लिखा नहीं होता. वो मतलब इतना छोटा होता है ना, उसके ऊपर लिखने की जगह ही नहीं होती. कलर भी कई बार लेंस लेके देखने पड़ते हैं. ओके सर. बहुत छोटा सा सर्किट एलिमेंट होता है. जैसे मतलब आप कह लो कि बॉल पॉइंट की वो जो टिप होती है उससे मतलब थोड़ा सा बड़ा, जो सिल्वर टिप लगी होती है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है बस. ओके सर. टेबल लिख लिया तो फिर मैं लिखा देता हूँ इसको. So you can write the first two rings in a resistor represents the absolute number. First two rings represents the absolute number. Third ring represents the power of 10.
and fourth ring, which can be of gold, silver, which can be of gold or silver, represents the accuracy. No color मतलब है ही नहीं, तीन ही rings हैं. Fourth ring, which can be of gold or silver, represents the accuracy. Accuracy का मतलब क्या होता है? What we mean by accuracy? परसेंटेज एरर। उसके अलावा मतलब हमें कौन सी रिंग प्रेफर करनी चाहिए, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर? Gold. Gold. गोल्ड. बिकॉज अब ऐसा 5% के एरर के साथ क्यों बनाई? मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ 100 ओम है और उसमें 5% का एरर है, मतलब रेजिस्टेंस कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकती है? 95 to 95 to 105। 95 105. से 105. तो वो 100 ओम क्यों नहीं बनाते? मतलब एरर क्यों रखा हुआ है बीच में? इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी। अरे यार, टेक्नोलॉजी तो मतलब आपको टेक्नोलॉजी पर शक है कि रेजिस्टर नहीं बना पाएंगे वो 100 ओम का? टेक्नोलॉजी तो इशू नहीं होना चाहिए ना आजकल, मतलब फिजिक्स इतनी डेवलप हो गई है, तो बहुत बेसिक सी चीज है. सर अगर कई बार करंट ज्यादा या कम हो तो अच्छा, ऐसा जरूरी है कि जिस टेम्परेचर पे मैन्युफैक्चरर ने बनाई आपकी लैब में भी वही टेम्परेचर होगा? नो बिकॉज हो सकता है उसने तो अपनी तरफ से एक्यूरेट आपको बना के दे दी 100 ओम की, बट उसने अपनी लैब में बनाई थी जहां पे रेजिस्टर वहां पे 20 डिग्री सेल्सियस था. आपने इसको एमजीएम स्कूल में समर्स में यूज किया जब टेम्परेचर 36 है रूम का, तो रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर के साथ बदल जाएगी. उसने 100 की बनाई थी. एक्यूरेसी का मतलब है वो फिजिकल कंडीशंस के साथ इतनी वेरिएशन हो सकती है, तो वो फिजिकल कंडीशंस के साथ वेरिएशन को अकाउंट फॉर किया होता है कि कितनी एक्यूरेट रेजिस्टर है. बना तो वो सकते हैं, एक्यूरेट बना सकते हैं, बट वेरिएशंस फिर भी आएंगी. फिजिक्स में 100% एक्यूरेट कुछ नहीं होता, तो दैट्स व्हाई वी से इट्स एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी इज प्लस माइनस 5%. बिकॉज आप डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट मटेरियल यूज करते हो. जैसे अगर आपको मान लो टंगस्टन फिलामेंट बल्ब है, तो इसमें टंगस्टन ही क्यों यूज होता है? सब मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट तो और चीजों का भी हायर हो सकता है. और रेजिस्टेंस भी हाई होती है। अच्छा, अगर मैं आप में से करंट पास करूं, आप ग्लो करोगे? अगर मैं आप में से करंट पास करूं, आप ग्लो करोगे कि नहीं करोगे? नहीं जिसमें से करंट पास कर दूंगा वो ग्लो करेगा. कनेक्टिंग वायर्स में, कनेक्टिंग वायर्स मतलब जो स्विच को बल्ब से कनेक्ट कर रही हैं और जो बल्ब है उनमें सेम करंट फ्लो करती है. कनेक्टिंग वायर्स ग्लो नहीं करती, बल्ब ग्लो करता है. तो प्रेशर लो प्रेशर पे है, वो सब चीजें तो हैं. एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है? रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर की कम होती है। मेरे को ये बताओ, जब आपने स्विच ऑन किया तो उसने लाइट कैसे एमिट की, प्रोसेस क्या था? आपने स्विच ऑन किया, करंट गई उसमें, तो क्या हुआ करंट जाने से? से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, फिर जब वापस आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए बिकॉज उनको एनर्जी मिली. अब वो एक्साइटेड स्टेट स्टेबल होती है अनस्टेबल? अनस्टेबल। वो वापस ग्राउंड स्टेट में जंप करेंगे. अब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो वो विजिबल लाइट एमिट करेगा, जरूरी नहीं है। ईएम वेव्स एमिट करेगा, पर ये तो जरूरी नहीं है ना कि वो विजिबल लाइट एमिट करेगा. तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए था जिसमें इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करें तो जो एनर्जी एमिट करे वो विजिबल रीजन में लाई करे. होगा तो बाकी चीजों में भी यही प्रोसेस, बट अगर एनर्जी जो एमिट हो रही है वो अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड रीजन में है तो यू कांट सी दैट. तो ट्रांजिशन शुड बी इन विजिबल रीजन. और फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है? एलईडी में नहीं करता, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड, सेमीकंडक्टर है वो. फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है? तीन तरह के लाइट सोर्सेस कॉमनली यूज होते हैं.
जलंधर में अगर आप स्ट्रीट लाइट्स देखोगे तो दे आर आइदर मर्करी वेपर लैंप्स और सोडियम वेपर लैंप्स। देखिए कैसे होते हैं दोनों, या ट्यूब लाइट्स होंगी। मर्करी वेपर लैंप क्या होता है और सोडियम वेपर लैंप क्या होता है? मर्करी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप, हाँ जी। वो ग्रे कलर की लाइट एमिट करता है, वो जैसी गोल्डन। क्या 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 दोबारा बताना। सर मर्करी थोड़ा ग्रेश वाइट लाइट एमिट करता है, वो गोल्डन। मर्करी ब्लू लाइट एमिट करता है, सोडियम वेपर लैंप येलो लाइट एमिट करता है। जलंधर के किसी भी रोड पे निकल जाना, आपको दो ही लाइट्स नजर आएंगी, या तो ब्लू कलर की या येलो कलर की, और उनकी एक पहचान भी होती है वेपर लैंप्स की हमेशा। अगर आपकी स्ट्रीट लाइट बंद होती है, वो एकदम से ग्लो करना बंद नहीं करती, उनकी लाइट धीरे धीरे कम होती है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ती भी धीरे धीरे है। जब लाइट स्विच ऑन होगी ना स्ट्रीट लाइट, तो सोडियम वेपर लैंप एकदम से ग्लो करना नहीं शुरू करेगा। मतलब अब यहाँ पे तो मेरे को पता नहीं, अब सब अलग अलग जगह रहते हो, ऑफिस होते तो मेरे ऑफिस के बिल्कुल बाहर जहां से एंटर करते हैं बस सोडियम वेपर लैंप लगा हुआ है। तो सोडियम वेपर लैंप होता है कि जब करंट पास करेगी तो इट्स बेस्ड ऑन बेसिकली हीटिंग, वेपर्स को हीट किया, वेपर्स को हीट किया धीरे धीरे। जब उनका टेम्परेचर बढ़ा तो वो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे उतने ज्यादा ग्राउंड स्टेट में भी आएंगे, तो जितने ज्यादा ग्राउंड स्टेट में आएंगे उतनी ज्यादा वो एनर्जी एमिट करेंगे या इंटेंसिटी होगी। पर जब स्विच ऑफ हो जाएगी तो जो वेपर्स है एकदम से तो कूल डाउन नहीं हो जाएंगे ना। आपने सोडियम वेपर्स को हीट अप करके उनका टेम्परेचर बढ़ाया था तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रही थी। अब लाइट चलेगी तो एकदम से तो है नहीं कि वो सोडियम वेपर्स ठंडे हो गए, तो लाइट जाने के बाद भी कुछ देर तक वो ट्रांजिशंस होती रहती हैं। तो जो येलो लाइट है दैट इज अ सोडियम वेपर लैंप, और जो ब्लू लाइट है दैट इज मर्करी वेपर लैंप्स, दैट इज अ हीटिंग इफेक्ट के बेस्ड होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब ये क्या होती है? ये पता है सबको फ्लोरोसेंट ट्यूब होती क्या है? सर जिन्हें मोड़ो तो लाइट निकलती है। मोड़ो तो लाइट निकल जाओ, घर में जो आपके ट्यूब लाइट लगी है या तो एलईडी लगी होगी या फ्लोरोसेंट ही लगी होगी। पहले फ्लोरोसेंट ही होती थी, आज से 6-7 साल पहले, अब एलईडीज भी लग गई हैं। तो जो नॉर्मल ट्यूब लाइट होती है बड़ी सी घर में जो लगती है नॉर्मल, दैट इज अ फ्लोरोसेंट ट्यूब। मैं क्वेश्चन ये है उसको फ्लोरोसेंट ट्यूब क्यों कहते हैं? सर उनको मैं फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग होती है। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है? मेरे को साइंस वाले आंसर चाहिए होते हैं, कॉमर्स आर्ट्स वाले नहीं चाहिए यार। फ्लोरोसेंट मटेरियल है तो सब बता देंगे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा इसलिए फ्लोरोसेंट ट्यूब है। फ्लोरोसेंस होता क्या है? हम फ्लोरोसेंस किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइक करने पर ग्लो जो करे। अच्छा, मेरे को पता ही नहीं था। और फ्लोरोसेंस होता है phenomenon of absorption of high energy and re-emitting them in the form of low energy। तो इसके अंदर यूवी रेज प्रोड्यूस होती हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर। तो अंदर जो व्हाइट पाउडर्ड कोटिंग होती है जिसको आप कह रहे हो फ्लोरोसेंट मटेरियल, वो उन यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके री-एमिट करता है विजिबल लाइट की फॉर्म में। तो बिकॉज इस फिनोमेना को फ्लोरोसेंस कहते हैं, absorption of high energy and re-emitting them in the form of low energy, that's why they are called fluorescent tubes। तो घर के आसपास देखोगे तो फिजिक्स हर जगह नजर आएगी आपको। सो एनीवेज आज वाला पढ़ के देखना जो आज किया, इजी अभी तक ये आसान लग रहा है चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तो आसान ही है। सो थ्योरी वाले आर्टिकल से पढ़ के देखना जो आज किए हैं, मतलब रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन, कलर कोडिंग, or how the relation between resistivity and relaxation time explain the concepts of variation of resistance with temperature। So कल फिर हम जो करेंगे that is microscopic form of Ohm's law, प्लस आपने जो रिलेशन आज हमने यूज भी किया 9th वाला R is equal to rho L by, उसकी डेरिवेशन, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी और छोटे छोटे 2-3 आर्टिकल्स और। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं आज वाला पढ़ के देख लेना, रो और टॉ में रिलेशन, वीडियो और टॉ में रिलेशन, मोबिलिटी क्या होती है, वेरिएशंस कैसे होती हैं और कलर कोडिंग क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। सर एमसीक्यू क्लास कब होगी? एमसीक्यूज मेरे को अभी तक किसी ने भी डाउट नहीं भेजे, बिकॉज आप उस एमसीक्यूज की क्लास में होगा, आप डाउट भेजोगे मेरे को उसकी पीडीएफ फाइल बनानी पड़ती है ना, तो थोड़े टाइम से भेज दोगे तो मैं तुम्हें पीडीएफ फाइल बना के नेक्स्ट डे रख दूंगा क्लास। तो पिछले वाले एमसीक्यू असाइनमेंट के तो भेज दिए थे आपने, और भी कोई न्यू डाली है?
अभी डाली ना एक असाइनमेंट कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की आपके ऐप पे देखो, मैं व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ अभी, ओके सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ अभी वो असाइनमेंट।